ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पश्चिम एशिया में नई चुनौती, आप देख रहे हैं ना कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हो चुका है उसी की बात हो रही है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को फारस की खाड़ी देखने को मिलेगी, ओमान की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। तो ईरान पर इजराइल के हमले और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पश्चिम एशिया में तनाव को और आप देखते हैं कि क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एक तरह से भड़का दिया है। पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और विज्ञानियों को निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव सहित कई बस्तियों पर खतरनाक हमले किए हैं। यह हिंसक टकराव किस मोड़ पर और कब तक समाप्त होता है उसे लेकर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इसने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी दुविधा उत्पन्न कर दी है। इजरायल के साथ भारत की रक्षा से लेकर तकनीक तक व्यापक हित जुड़े हुए हैं। वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत में करोड़ों सिया मुस्लिम रहते हैं और ईरान को सिया समुदाय का वैश्विक नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त ईरान ऊर्जा संसाधनों से भी संपन्न है। चाबहार बंदरगाह की क्षमताओं को पूरी तरह भुनाए ना जा सकने के बावजूद वह कनेक्टिविटी की एक अहम कड़ी है। चाबहार आप लोग देखेंगे ना, बंदरगाह का हम लोग निर्माण कर रहे हैं ना, कहां, ईरान में, उसी की बात हो रही है। और इस मामले से कई और महत्वपूर्ण पहलू भी जुड़े हैं। खाड़ी देशों में भारत के सामरिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक हित जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और आप देखें कि रूप में उभरा है। कुवैत, कतर और यूएई के अलावा सऊदी अरब तेल एवं गैस के प्रमुख आपूर्ति करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों में करीब 90 लाख भारतीय अपनी आजीविका के लिए बसे हुए हैं। रेमिटेंस के जरिए विदेश के में प्रति अहम आर्थिक योगदान करें, जो वहां वो कमाई करते हैं, भारत भेजते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ऐसे में भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यह तनाव इन देशों तक ना फैले और किसी इलाके में अगर हिंसा भड़की तो वहां से लाखों लोगों को निकालना एक बड़ी कड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए इस हिंसक टकराव का जल्द से जल्द थमना ही उचित होगा। इस बीच ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस उसके हमलों से इजरायल को बचाने के लिए आगे आते हैं तो वह इस क्षेत्र में इन देशों के हितों को निशाना बना सकता है। और आप देखिए, परिस्थितियों को भांपते हुए भारत ने हाल ही में एक विवेक सम्मत बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने इस टकराव पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की सलाह देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों को टकराव बढ़ाने से परहेज करना चाहिए। मुद्दों को सुलझाने, स्थिति को शांत करने के लिए संवाद और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों से मित्रवत संबंध हैं और वह कोई भी सहायता करने के लिए तत्पर है। इजरायल ने जिस दिन हमला किया उसी दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर अपनी कार्रवाई से अवगत कराया। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल और ईरान के विदेश मंत्रियों से बात की है। बहुस्तरीय मंचों पर भी भारत इस समय ईरान या इजरायल में से किसी एक के पक्ष के पीछे नहीं खड़ा हुआ है और संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ द्वारा 14 जून को जारी बयान में भारत ने यही रोक अपनाया। एससीओ ने बहुत कड़े शब्दों में इजरायली हमले की निंदा की। ईरान भी एससीओ का एक सदस्य है। बयान में कहा गया है कि ईरान का नागरिक बुनियादी ढांचा, जिसमें ऊर्जा एवं परिवहन सुविधाएं भी शामिल हैं, पर इजरायली हमले से कई नागरिकों की मौत हुई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कदम है। एससीओ के बारे में भी याद रखिए, इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी। इसमें 10 मेंबर है। इसमें आप देखिए बेलारूस है, चाइना है, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। दिलचस्प बात यह है रही कि एससीओ के बयान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी उल्लेख था। इस संदर्भ में उसका यह कहना था कि ऐसे मामले शांतिपूर्ण कूटनीतिक एवं राजनीतिक माध्यमों के जरिए सुलझाए जाने चाहिए और इस समय चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, मध्य एशियाई गणतंत्र तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर एससीओ के सदस्य हैं। स्पष्ट है कि चीन, रूस ने मजबूती से ईरान का पक्ष लिया और जबकि भारत उसके इस रुख से अपना कोई सरोकार नहीं रखता चाहता है।
है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष से कहा कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए घोर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा है कि तनाव को और भड़काने के बजाय जल्द कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाएं। और इस संदर्भ में आप देखिए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उसने एससीओ सदस्यों को अपने रोक से अवगत करा दिया और एससीओ बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया। ये आप देखें एससीओ के बयान में चीन और रूस का ईरान के पक्ष में झुकना उन्हें अमेरिका से इतर पाली में रखता है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में है। वास्तव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को चेतावनी जारी की, या तो वह फिलहाल ठंडे बस्ते में पहुंची परमाणु मुद्दे की चर्चा से जुड़ी शर्तों को मान ले या फिर और तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। अगर भारत की बात करें तो उसने एससीओ के बयान से तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसे दोनों पक्षों के साथ संतुलन साधने की राह में बड़ी सतर्कता से कदम रखने होंगे। G7 बैठक के लिए कनाडा जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां यह कूटनीतिक कसरत सी बन जाएगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि वह यही रुख कायम रखेंगे। यह ना तो युद्ध का समय है, ना ही आतंकवाद का। देखिए अगर G7 की बात करें तो ग्रुप 7 की बात हो रही है, इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, क्वेश्चंस पूछ लेता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? इसमें आप देखते हैं कि कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट G7 में देखने को मिलेगा आपको। वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो यह पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया और समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक समय है। यदि अन्य देश भी इस संघर्ष में खेमेबाजी का शिकार होकर जुड़ गए तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छी बात यह है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि शांति और कूटनीतिक विकल्पों की वकालत करता रहे, लेकिन उसे खुद भी इस किसी भी प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। लेखक पूर्व राजनयिक हैं, इनका नाम है विवेक काटजू, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखेंगे कि रूस यूक्रेन में चला ही है। आपने देखा पाकिस्तान भारत के बीच भी टकराव हुआ था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बड़े जल्दी समझौता भी हो गया। ईआई में कुशलता की जरूरत, योग्यता की जरूरत। इन दिनों विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत के तेज आर्थिक विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका प्रभावी होने वाली है। और इसके साथ साथ भारत एआई पेशेवरों की जरूरत भी देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरह से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक एआई को अपनाने वाले उद्योग भारत को 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आईएमएफ की बात हो रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें मेंबर कितने हैं आप लोग बताइए। और इसी तरह आप देखें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की भारत की एआई क्रांति विकसित भारत के लिए एक रोड मैप नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक भारत को 23 से 25 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में देश के एआई पेशेवरों की अहम भूमिका होगी। सरकार का अनुमान है कि इसके लिए देश को अगले साल तक करीब 10 लाख एआई पेशेवरों की जरूरत होगी। इसके अलावा गूगल की एआई अवसर एजेंडा नामक रिपोर्ट में कहा गया कि इस समय तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था तकनीकी प्रतिभा और आप देखिए जीवंत आप देखते हैं कि क्या जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के चलते भारत एआई से लाभान्वित होने की बेहतर स्थिति में है। और भारत में आप देखते हैं कि क्या भारत में एआई प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से उत्पादकता में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य क्षेत्रों में एआई के अधिक उपयोग से भारत को 2030 तक 33.8 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हो सकता है। ऐसे में एआई के प्रति एक व्यापक और जिम्मेदार दृष्टिकोण भारत में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को संभव बना सकता है। वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन के मुताबिक एआई के लिए दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुताबिक भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक भारत की गणित में दक्ष नई पीढ़ी के लिए एआई के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत की नई पीढ़ी एआई के क्षेत्र में लगातार अपना योगदान बढ़ा रही है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि एआई में कुशल कार्यबल के सरल और किफायती रूप से उपलब्ध होने के कारण भारत में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन तेजी से बढ़ा है। इसके कारण देश का सेवा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। इससे भारत विदेशी मुद्रा की बड़ी कमाई करने वाली आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। पिछले दिनों प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट भविष्य की नौकरियों में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक एआई के क्षेत्र में 17 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी, जबकि 9.2 करोड़ परंपरागत नौकरियां समाप्त होने का अनुमान है।
तकनीकी उन्नति, जनसांख्यिकीय बदलाव, भू आर्थिक तनाव और आर्थिक दबाव के कारण एआई के क्षेत्र में नौकरियों को रफ्तार मिलेगी और इससे दुनिया भर में उद्योग और व्यवसायों को नया रूप मिलेगा। रिपोर्ट कहती है कि जिन नौकरियों की मांग तेज होगी उनमें आप देखिए एआई डाटा विशेषज्ञ, मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और साइबर सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञ प्रमुख रूप से शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में गत दिनों आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता करते हुए कहा था कि यह भी दुनिया में यह आशंका है कि एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं होती हैं, बल्कि उनकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां सृजित होती हैं। इसलिए हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कुशल बनाते हुए नए काम के तरीकों के लिए उन्हें तैयार करने में निवेश करने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि देश एआई मिशन के तहत एआई स्किल मैन पावर खड़ा करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए इस साल के आम बजट में युवाओं को एआई में कुशल बनाने की दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। और आप देखिए, इसके बावजूद यह भी सच है कि अब तक भारत में उत्पादकता उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से विकास करने की महत्वाकांक्षा है और इसको गति देने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर एआई का उपयोग कर सकें। यह भी देश में भारत जैन देविका सूत्र, एरावत सर्वम एक, चित्रलेखा, एवरेस्ट एक जैसे कई एआई मॉडल्स काम कर रहे हैं, पर अब भारत को शीघ्रतापूर्वक खुद को जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, डाटा विज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे संबंधित क्षेत्रों के लिए बड़ी संख्या में दक्ष इंजीनियर तैयार करने होंगे ताकि एआई संचालित नए दौर के नौकरी बाजार की मांगों को पूरा किया जा सके। इसके लिए उच्च शिक्षा, खासकर इंजीनियरिंग में शिक्षा में बड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी वाले भारत में नई पीढ़ी को एआई कौशल से सुसज्जित करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि एआई की शक्ति से सुसज्जित पीढ़ी के बल पर ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। लेखक अर्थशास्त्री हैं। देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं कुछ लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है, निबंध लिखना है, तो यही तो लिखेंगे, और कहीं कुछ बताना है तो यही तो बताएंगे आप लोग। इसी तो लिए कहता हूं कि आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ऊर्जा, ये अभिरुचि निर्धारण सृष्टि में विद्यमान विविध केवल इसके बाह्य रूप सौंदर्य में ही नहीं, आंतरिक गुण धर्मों में भी होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की प्रकृति और अभिरुचियों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जगत के कार्यों में इच्छानुसार प्रवृत्ति को अभिरुचि कहते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष का कारण बनती है। कार्य संस्कृति का आधार होने से जीवन में श्रेष्ठ अभिरुचियों का निर्धारण आवश्यक है, अन्यथा जीवन में विकृतियों का आना सुनिश्चित हो जाता है, जिसका दंड पूरे समाज को भोगना पड़ता है। और आप देखिए, अभिरुचियां संस्कारजन्य भी होती हैं और अर्जित अभिरुचियां उपलब्ध परिवेश का परिणाम होती हैं, क्योंकि जन्म से ही नाजुक बाल मन पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव पड़ने लगता है और जिससे आप देखिए अभिरुचियों का निर्धारण प्रारंभ हो जाता है। और इसमें विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ उसके आदर्श सुनिश्चित होते हैं और जिनकी हर गतिविधि का अनुसरण उनका स्वभाव बन जाता है। आहार विहार, वेशभूषा आदि जीवन के हर आचरण का निर्धारण उन्हीं से होता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महापुरुष युवाओं के आदर्श होने चाहिए, जिससे अंतःकरण में ऐसी अभिरुचियों का जन्म हो जो उच्च व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। अभिरुचियों का बीजारोपण गर्भ में भी होता है। इस दौरान माँ को उपलब्ध कराए गए माहौल से बच्चे की अभिरुचियों में परिवर्तन किया जा सके। हरिद्रोही असुर कुल में जन्मे प्रहलाद इसके उदाहरण है। गर्भ में रहते हुए उनकी माँ को देवर्षि नारद ने भक्ति की जो दीक्षा दी, उससे उनकी अभिरुचियों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जीवन दर्शन ही बदल गया। किशोर को अभिरुचियों का निर्धारण काल माना गया है, अतः इसमें सावधानी आवश्यक है। आइए अभिरुचि निर्धारण में हमें बच्चों के पथ प्रदर्शक बने। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा। एक और हवाई हादसा जो अहमदाबाद में भयावह विमान हादसे के एक सप्ताह के अंदर उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पायलट समेत 7 लोगों की मौत बेहद दुखद भी है और चिंताजनक भी। इस दुर्घटना ने इसलिए और अधिक चिंता बढ़ा दी क्योंकि उत्तराखंड में इसी वर्ष ऐसा ही एक और हादसा हुआ था जिसमें 6 श्रद्धालुओं की जान गई थी। और इसके अतिरिक्त पिछले 2 माह में 3 ऐसे भी मौके आए जब हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बीच खराब मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा लगता भी है क्योंकि पायलट बहुत अनुभवी थे, लेकिन प्रश्न यह है कि खराब मौसम के बाद भी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई? क्या हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाली
आयरन एविएशन निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है? इसका उत्तर इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि यह पाया जा चुका है कि विमान सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां निर्धारित मानकों की अनदेखी कर रही थी और इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना आयरन एविएशन समेत कुछ और कंपनियों पर लगा था क्योंकि वे मानकों की अनदेखी करने के साथ और भी गड़बड़ियां कर रही थी। क्या जुर्माना लगाकर कर्तव्य की तीसरी कर ली गई है? और इसका जवाब डीजीसीए और केंद्र सरकार के साथ उत्तराखंड सरकार को भी देना होगा। ये है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। आप देखिए सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। देश में हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली निजी कंपनियां पहले भी कटघरे में खड़ी की जा चुकी हैं, ठीक वैसे ही जैसे विमान कंपनियां। स्पष्ट है कि विमान एवं हेलीकॉप्टर सेवाएं देने वाली कंपनियों की निगरानी बढ़ाना अति आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से की जानी चाहिए। विमानों एवं हेलीकॉप्टरों की संचालन प्रक्रिया में किसी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यह यदि संबंधित कंपनियां डीजीसीए अथवा राज्य सरकार से ने अपेक्षित एवं आवश्यक सतर्कता नहीं बरती तो ऐसे हादसों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गौरीकुंड के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर सारे देश का ध्यान इसलिए गया क्योंकि कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक बहुत ही स्तंभकारी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। यह गंभीर बात है। अतीत में जिन हेलीकॉप्टर हादसों की जांच हुई उनकी रिपोर्ट फाइलों में कैद हो गई और यह यही बताता है कि हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जैसे उपायों पर बिना किसी किंतु परंतु अमल होना चाहिए, उनकी किसी न किसी स्तर पर अनदेखी हो रही है। एक समय जब विमानों एवं हेलीकॉप्टरों से यात्रा करना एक आवश्यकता बन गई तब इस तरह के हादसे लोगों के मन में हवाई यात्रा के प्रति शंका पैदा करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं, देखिए कोई दुर्घटना होती है तो मैं कहता हूँ ईमानदारी से उसकी जांच होनी चाहिए और उस निष्कर्ष तक पहुंचा जाना चाहिए कि आखिर वो दुर्घटना क्यों हुई और उससे हम लोगों ने सीख क्या ली है, उस पर भी बातें होनी चाहिए। केवल लीपापोती के लिए कमेटियां नहीं बननी चाहिए, लीपापोती के लिए जांच नहीं होनी चाहिए और मालूम चला बाद में भूल जाए उस जांच को। समय पर मिली प्रोन्नति, ये सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोन्नति के देने का उद्देश्य उन्हें वरीयता एवं योग्यता के आधार पर उच्च प्रदान करना होता है और इससे न केवल कर्मियों को की व्यक्तिगत उन्नति होती है बल्कि इससे संबंधित विभाग और कार्यालय की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। कर्मियों एवं पदाधिकारियों के इससे आत्मविश्वास बढ़ता तथा वे और भी अधिक मेहनत और जिम्मेदारी से कार्य करते हैं। लेकिन कई बार विभिन्न कारणों से कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाती है और इसका एक बड़ा कारण लंबी और जटिल प्रक्रिया भी होती है और झारखंड में सरकार द्वारा अब इन प्रक्रियाओं को सरल करते हुए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के तहत निगरानी स्वच्छता सूचना प्रणाली लागू किया जाना अच्छा प्रयास है और इससे पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामले एवं उनके निष्पादन की स्थिति ऑनलाइन अपडेट होगी। मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं अन्य निगरानी विभाग द्वारा ऑनलाइन सूचनाएं लेते हुए प्रोन्नति के योग्य पदाधिकारियों की निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से निर्धारित समय सीमा में सारे कार्य होंगे तथा पदाधिकारियों को समय पर प्रोन्नति मिल सकेगी। इस प्रकार की प्रणाली सभी राज्य कर्मियों के लिए लागू होनी चाहिए ताकि वे प्रोन्नति से वंचित नहीं ना रहें और समय पर प्रोन्नति नहीं मिलने से कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ती है जिसका असर उनकी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये आर्टिकल आपको पता है एक आपके सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछा गया था। चलिए आप लोग बताइए, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत देने की बात की गई है? मौलिक अधिकार है। राजा रघुवंशी हत्याकांड यही भी बता रहा है कि विवाह में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को लगता है कि उसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ कराया जा रहा है तो डरने के बजाय परिवार को बता देना चाहिए। परिवार को व्यक्ति पसंद और सहमति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब दो वयस्क एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं तो यह उनकी पसंद की एक अभिव्यक्ति है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मान्यता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्यक्ति की पसंद उसके बुनियादी हक और आत्मसम्मान को अहम हिस्सा बताया है। और आप देखिए दुर्भाग्य कि आज भी सामाजिक दबाव के चलते कई माता पिता अपने बच्चों की शादी उनकी इच्छा के खिलाफ कर देते हैं जिसके बाद कई अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं। इनमें
उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह उनके द्वारा कराए जा रहे विवाह से वे खुश हैं या नहीं। उस समय परिवार सिर्फ और सिर्फ अपना सम्मान सर्वोपरि रखता है। राजा हत्याकांड अरेंज मैरिज करने वाले लोगों के लिए एक सबक है। पहले जब हमारे समाज में रिश्ते जोड़े जाते थे तो सबसे पहले परिवार की पृष्ठभूमि की जांच की जाती थी, फिर आस पड़ोस में रहने वालों से लड़के और लड़की के बारे में पूछा जाता था, उसके परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही रिश्ता पक्का किया जाता था। पर अब ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में लोग मैट्रिमोनियल साइट या एप्स पर जाकर रिश्ते पक्के कर लेते हैं। इंटरनेट, मीडिया अकाउंट और बैंक बैलेंस देखकर रिश्ते पक्के करने का चलन भी बढ़ गया है। इस दौरान लड़की की पृष्ठभूमि कैसी है ये सब नहीं देखा जाता है। एक वफादार और भरोसेमंद जीवन साथी मिले, इसके लिए जिस लड़के या लड़की से शादी होने जा रही है उसकी पृष्ठभूमि की जांच जरूरी करवानी चाहिए। और अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के जरिए किसी अनजान परिवार से जुड़ने जा रहे हैं तो शादी से पहले परिवार उसके रिश्तेदारों की पृष्ठभूमि की भी जांच कर लें और इसके लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद भी लें। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स लोगों के फ़ोन में होते हैं। ऐसे में शादी से पहले यह शर्त रखें कि दोनों के फ़ोन में पासवर्ड नहीं होगा और दोनों एक दूसरे के फ़ोन में इंटरनेट, मीडिया समेत कई सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यह सच है, अपने बच्चों के लिए माता पिता के भी कुछ अरमान होते हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अभिभावकों को बच्चों की शादी करने से पहले उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना चाहिए। बच्चे अगर अपनी पसंद से विवाह करना चाहते हैं तो वे अभिभावक को अपने फैसले में शामिल करें और उनको आप देखते हैं कि भरोसा दिलाएं कि उन्हें जिस शख्स को अपने जीवन साथी के रूप में चुना हुआ है हम हर मायने में उसके लिए बेहतर है। एक बात और आपको बताऊं, यह नंबर की, मोबाइल पासवर्ड की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा होगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारी सोच कितनी बुरी है, कितने पुरानी सोच वाले हो। मैं कहता हूँ देखिए, दुनियादारी की बातें तो नहीं कहता हूँ, मैं एक बात सीधी सी कहता हूँ। आप जिससे शादी आपके घर वाले बोल रहे हैं, एक बार उससे अकेले में मिलकर इतना पूछ लीजिएगा कि जबरदस्ती वो शादी तो नहीं कर रहा है। उसे भरोसे में लीजिए, कहिए कि अगर आप जबरदस्ती शादी कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से मना कर दूंगा और सामने वाले को आपको मालूम भी नहीं चलेगा, आप पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, जबरदस्ती शादी करना, जिंदगी भर भटकना, ये सही तो नहीं है। और एक दूसरी बात बता दूं आपको, माँ बाप इसलिए डरते हैं क्योंकि आजकल जिस तरह की शादियां हो रही हैं, जिस तरह के प्यार मोहब्बत हो रहे हैं, माँ बाप को डर रहता है कहीं आगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि एक मुहतरमा थी, उनका मैसेज 25-30 के करीब उनके मैसेज डले हुए थे। उन्होंने कहा मैं 32-33 साल की हो चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, वो मैं डिप्रेशन से निकली हूँ अभी, एंजाइटी अवसाद। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? बोली मुझे प्यार मोहब्बत था किसी से, 10 साल चला, मैंने शादी की, घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की, बाद में उस लड़के ने छोड़ दिया उसे और उन्हीं फिर वो अपने माँ बाप के पास लौट गई। अब सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। आप उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपने कोर्ट मैरिज कर दी, बाद में किसी ने आपको नहीं रखा तो आप घर लौट आए। इसलिए माँ बाप डरते हैं कि इस तरह का कुछ ना हो, समझे? ये आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, वहां मिल जाती है, सो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। अर्थव्यवस्था में भारत की प्रगति, भारत की अर्थव्यवस्था की खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल। 2014 में भारत 2.07 ट्रिलियन, कितना ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। वर्ष 2025 में हम मात्र 11 वर्षों में 4.18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवी सुब्रमण्यम ने कुछ समय पहले इस संबंध में एक बयान दिया था। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। ये अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए एक और आंकड़ा जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है वह है क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में जीडीपी। एक क्रय शक्ति क्षमता के पैमाने पर भारत बहुत पहले से ही बड़ी 2011 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में भारतीय रुपए की क्रय शक्ति डॉलर के बाजार मूल्य से लगभग 4 गुना अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार 2014 में भारत की जीडीपी लगभग पीपीपी लगभग 7.4 डॉलर थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 17.4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की बात हो रही है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज जब यह साबित हो चुका है कि डॉलर के बाजार मूल्य के लिहाज से भी भारत की जीडीपी दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गई, तो इसका जश्न बनाने के साथ साथ यह भी समझना हो जरूरी कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे हम समकालीन दुनिया और इतिहास से सीख लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना हमसे बहुत आगे है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ हलकों में यह बात उठती है कि चाहे हमने जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ दिया, पर जापान की प्रति व्यक्ति आय अभी भी भारत की प्रति व्यक्ति आय से 11.6 गुना अधिक है। अगर हम पीपीपी के आधार पर इन दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की मुश्किल से 4.16 गुना है। एक और दृष्टिकोण यह है कि हमें उपलब्धि का जश्न मनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत अभी भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 136वें स्थान पर है। कितने? 136वें स्थान पर हैं। और यहां तक कि क्रय शक्ति क्षमता में हम दुनिया की 190 देशों में की सूची में 119वें स्थान पर हैं। इन आंकड़ों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ये संख्याएं जितना छुपाती हैं उससे कम बताती हैं। जैसे हम भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाले देशों में रहने वाली वैश्विक जनसंख्या पर एक नज़र डालें तो 3.54 अरब है, जो विश्व की जनसंख्या का मुश्किल से 43% है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से हमसे ऊपर के देशों की संख्या गिनना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमसे ऊपर के देश अधिकतर उच्च आय और मध्यम आय वाले देश हैं और उनकी संख्या बड़ी है। यद्यपि उन देशों में रहने वाली जनसंख्या काफ़ी कम है। जनसंख्या की दृष्टि से 18 बड़े देश हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से अधिक है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 3.4 अरब है। शेष 100 देशों में कुल जनसंख्या का लगभग 14 करोड़ 0.14 अरब है और डॉलर की बाजार मूल्य के साथ साथ पीपी के संदर्भ में दोनों में प्रति व्यक्ति आय की उच्च वृद्धि दर की बदौलत भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी रैंकिंग में बेहतरी हो रही है। और 2014 में डॉलर के बाजार मूल्य में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारत 190 देशों में 147 पर था, लेकिन 2025 में इसकी स्थिति सुधार होकर भारत का स्थान 136वां हो गया है तथा पीपी के संदर्भ में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो 2014 में 126वें स्थान पर था अब 190 देशों में 119वें स्थान पर पहुंचा है। एक और बात, हमें निरपेक्ष रूप से अपनी आबादी के कल्याण के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत है और उन देशों के भी कल्याण के बारे में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी में काफी ऊपर है। निरपेक्ष गरीबी को कम करने और अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त करने में भारत की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। यूएनडीपी के परिभाषा के अनुसार सबसे उल्लेखनीय सुधार हम बहुआयामी गरीबी में भारी कमी के रूप में देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2015, 2005-6 और 2011-12 के आंकड़ों पर आधारित है। अनुसार है भारत की लगभग 41.3% आबादी बहुआयामी रूप से गरीबी थी। पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा की बढ़त, स्वच्छता और खाना पकाने की ईंधन में प्रमुख अभाव है। ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी से काफ़ी अधिक होने के साथ भारत में दुनिया के बहुआयामी गरीबों का 30% से अधिक हिस्सा था। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 से 2019-21 तक भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 0.283 से गिरकर केवल 0.069 रह गया, जो शायद बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे देशों में सबसे तेजी से गिरावट है। दिलचस्प बात है कि यूएनडीपी ने इस उपलब्धि के लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। यूएनडीपी के बारे में भी याद रखिए, यूनाइटेड किसकी बात हो रही है? नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके बारे में पता है कि नहीं पता है आपको? कब स्थापना हुई थी इसकी बताइए? यूएनडीपी की बात हो रही है। 22 नवंबर 1965 में न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम अत्यधिक गरीबी 2.15 डॉलर की दैनिक आय वाले लोग को देखें तो विश्व बैंक 2022 और आईएमएफ के अनुसार भारत ने वैश्विक मानकों के अनुसार अत्यधिक गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया। वर्ष 2014 में अनुमानतः भारत की 12.3% आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती थी, यानी लगभग 17 करोड़ लोग हैं। अनुमान है कि 2024-25 तक अत्यधिक गरीबी घटकर लगभग 3 से 4% रह जाएगी, यानी अनुमानतः देश में 40 से 55 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी, मुफ्त भोजन, बुनियादी सेवाओं जैसी स्वच्छता, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बिजली तक पहुंच आप देखते हैं कि क्या पहुंच के कारण यह संभव हो सका। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जीडीपी की संख्या जो दर्शाता है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और सरकार 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है, एक दूसरे के विरोधाभासी है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मुफ्त भोजन का वितरण केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अधिकांश विकसित देशों में भी उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त राशन का लाभ लेता है। वित्तीय वर्ष 2023 में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम स्नैप जिसे आमतौर पर खाद्य टिकटों के रूप में जाना जाता है, इसमें प्रति माह औसतन 4.2 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है, जो कि अमेरिका की आबादी का 12.6% है। वर्ष 2022-23 के दौरान इंग्लैंड में लगभग 23 लाख लोग हैं। इंग्लैंड की आबादी का लगभग 3% ऐसे घरों में रहते हैं
रहते हैं, आप देखते हैं कि जिन्होंने पिछले 12 महीनों में फूड बैंकों का उपयोग किया था, इसमें 6% बच्चे, 3% कामकाजी उम्र के वयस्क और लगभग 1% पेंशन भोगी शामिल हैं। लेकिन आज के विकसित देशों में एक दिलचस्प प्रवृत्ति उभर रही है, वह यह है कि इन देशों में पिछले कुछ वर्षों में गरीबी लगातार बढ़ रही है। 2008 के आर्थिक संकट के बाद यह प्रक्रिया और तेजी हो गई है। अमेरिका में गरीबी रेखा की परिभाषा के अनुसार वहाँ लगभग 18% आबादी गरीबी में रहती है। यूरोपीय देशों में स्थिति अलग नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में बाल गरीबी में तेजी से वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से इंग्लैंड में बाल गरीबी में 20% की वृद्धि देखी गई, जबकि फ्रांस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड में लगभग 10% वृद्धि हुई है। यूनिसेफ, इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। 11 दिसंबर 1940 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? सापेक्ष गरीबी और असमानता के संबंध में हम देखते हैं कि ओईसीडी के निष्कर्षों के अनुसार ओईसीडी देशों में सापेक्ष गरीबी दर अलग अलग है। ओईसीडी के बारे में याद रखिएगा, ओईसीडी की बात हो रही है। सभी संगठनों के बारे में याद रखिए इस तरह के, समझ रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 16 अप्रैल 1948 में हुई थी। ओईसी के रूप में 30 सितंबर 1961 में इसका नाम ओईसीडी कर दिया गया था। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 38 मेंबर हैं। हालांकि यह जश्न मनाने का कोई कम कारण नहीं है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आने वाले 2 से 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए नियत है। यह हमें भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए और अधिक कारण देता है, चाहे वह व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के संदर्भ में हो या बहुआयामी गरीबी और अत्यधिक गरीबी दोनों को कम करने में इसकी उपलब्धियों के संदर्भ में हो, वह भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत तेजी से। हालांकि अभी ये लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अब तक की यात्रा भी उल्लेखनीय रही। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें सही रास्ते पर चलते रहें। ये भारत में घटती गरीबी, बढ़ती धनन्यों की संख्या यानी कि अमीरों की। तो आप देखिए वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थान अब यह स्पष्ट रूप से मानने लगे हैं कि विश्व में भारत की आर्थिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, जो अच्छी खबर है। इसके अलावा हाल ही में जारी किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में पिछले बीते वर्ष में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या और उनकी संपत्तियों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है। भारत में जिस व्यक्ति की शुद्ध संपत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होती है उसे उच्च नेटवर्क व्यक्ति कहा जाता है। पिछले वर्ष भारत में उच्च नेटवर्क व्यक्तियों की औसत संपत्ति 8.8% की दर से बढ़ी, जबकि विश्व में यह औसतन 2.6% की दर से बढ़ी है। तो क्या भारत में उच्च नेटवर्क व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती संपत्ति से भारत में कहीं आर्थिक असमानता के गहराने का संकट तो खड़ा नहीं हो रहा है? हालांकि भारत में उच्च नेटवर्क व्यक्तियों की बढ़ती संपत्ति भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रतीक भी है, परंतु इस बढ़ी हुई संपत्ति का लाभ समाज के समस्त नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। तो यह सोचनीय प्रश्न होगा। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो भी चिंता का कारण है। देख रहे हो? ये मनमाने में जुटी मनमाने दबाव से जुटी, ये आप देखिए दबाव से उबरने में जुटी भाजपा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजनीति की बात हो रही है। ये आप देख रहे हैं सफर अधूरा और जिंदगी पूरी। इसे भी देख लीजिए, ये वही बातें हो रही हैं। अनिश्चितता से भरे जीवन में भी सब कुछ निश्चित, स्थायी और पूर्ण करने में संघर्ष पता नहीं क्यों दौड़ भाग करते रहते हैं लोग। हालांकि जीवन विकास का लक्ष्य निरंतरता, गतिशीलता, संसारिकता ही है। तकनीकी विकास के बावजूद पृथ्वी पर इंसान उस आदर्श सर्वशक्तिमान सत्ता जिसे प्रकृति भी कहा जाता है उसे समझ नहीं सका। जीवन की इस अनिश्चितता के दौर में जब कुछ लोग रोमांच और आनंद के लिए या फरिश्तों की मधुरता बनाए रखते हुए प्रकृति के नज़दीक जाने का एक अस्थायी सा लंबा सफर
तय कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने हेतु लंबी हवाई यात्राओं कर मंजिल तक पहुंचने का अनिश्चित सा सफर करते हैं। कहीं कुछ लोग जीवन को स्थायित्व देने और सपनों को पूरा करने हेतु घर से दूर अकेले रहकर संघर्ष कर रहे होते हैं, और इस अधूरे से अनिश्चित सफर में बीच में ही ना जाने कब कैसे हो कहाँ क्यों अचानक जिंदगी थम जाती है, सफर अधूरा रह जाता है और बिना जिए जिंदगी पूरी हो जाती है और पीछे रह जाते हैं ढेरों आंसू। घर परिवार रिश्ते नाते गरीबी अमीरी सुख दुख मिलना बिछड़ना सभी कुछ तो परिस्थिति बस है, सभी तो आनी जानी है। और फिर इस छोटी सी जिंदगी में जिसका भविष्य ही नहीं है, सच सिर्फ आज ही है। उस आज को जी भर कर जी लो, ऐसे ही स्वयं भी आनंद से जियो और किसी को हमारी वजह से दुख और परेशानी ना हो, हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान भी ना हो जाए, हमारे व्यवहार से कोई आहत ना हो जाए, कोई हमारी वजह से वंचित भी ना रह जाए। ऐसे जियो कि जो कुछ हमारे पास है उसे मिल बांट कर खर्च किया जाए, और यदि कुछ नहीं भी है तो इसके लिए अंधाधुंध दौड़ के बजाय कम में ही जी लिया जाए। कल जीने के लिए आज जीना मत छोड़ो, नहीं तो जीवन जीने का सफर अधूरा रह जाएगा, जिंदगी पता नहीं कब पूरी भी हो जाएगी। पीढ़ी को संभालने का संकल्प देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात हो रही, काउंसलिंग के दौरान एक ऑडिटोरियम में जुटे शिक्षक। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इसकी PDF आपको मिल ही जाती है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, खूब पढ़िए आप लोग। धन्यवाद।